बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS PMS एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये लेक्चर 2B जो कि फिज़िकल साइंसेस का एक पोर्शन है जिसमें हम बात कर रहे हैं कंस्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर की। और आज के इस लेक्चर में हम मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें आपके सामने हमेशा की तरह एक आउटलाइन है कि सोलर सिस्टम पे बात होगी, सन के बारे में डिस्कशन की जाएगी, स्टार फॉर्मेशन कैसे होती है, लाइट ईयर क्या है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का कंसेप्ट क्या है। तो हम इन 5 चीज़ों के ऊपर आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की यूनिवर्स की कि यूनिवर्स क्या है, मॉडल्स ऑफ यूनिवर्स क्या हैं, फेट ऑफ यूनिवर्स क्या है, स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है और कॉस्मिक रेडिएशन क्या है। इसके अलावा हमने एक और कंसेप्ट पे बात की थी जो कि कंसेप्ट ऑफ रेड शिफ्ट था। तो ये तमाम चीज़ें लेक्चर 2A में आप जाके देख सकते हैं, जो कि इस सेक्शन को फुली कवर करता है। तो रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो आज के लेक्चर में कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक के सोलर सिस्टम क्या है। एक ओवरव्यू आपके सामने। द सोलर सिस्टम हैज़ 1 स्टार, 8 planets, 5 officially named as dwarf planets, 100 of moons, 1000 of comets and more than a million asteroids। तो इस लाइन को मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है कि फर्दर अगर उर्दू में ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन किया जाए। इट्स वेरी सिंपल कि हमारा सोलर सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलके बना है। सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द मिल्की वे, अ weird spiral galaxy with 2 major arms and 2 minor arms. Our sun is in a small partial arm of the Milky Way called the Orion arm. अच्छा, सोलर सिस्टम के अंदर हमारा जो सन है वो इस पोर्शन में लाई करता है जिसको ओरियंस पर भी कहा जाता है। बिटवीन दी सेगिटरस एंड पेर्शियस आर्म्स, ये टर्मिनोलॉजीज आपने याद करनी है और इनको अज़बर कर लेना है ताकि एग्ज़ाम के अंदर इन टर्म्स को आप यूज़ करें जब भी सोलर सिस्टम के हवाले से सवाल आए। We call it the solar system because it is made up of our star, the sun, and everything bound to it by gravity। हम इसको सोलर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सन के साथ, सन इसमें एक मेन कंपोनेंट है, तो इसकी वजह से इसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। और ये तमाम एक दूसरे से बाउंड किस तरह से हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स की बेस पे हैं। अब बात ये है कि सोलर सिस्टम है तो फिर है कहाँ पे। The solar system is situated within the Orion Cygnus arm of the Milky Way galaxy. Alpha Centauri made up of the star Proxima Centauri, अल्फा सेंटोरी ए। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजीज जितनी भी हैं इनको आपने सही से याद कर लेना है ताकि जब आप इस तरह के टॉपिक को कवर कर रहे हो तो एक जो जनरल स्टूडेंट है, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि पासिंग मार्क अचीव करता है, तो वो सोलर सिस्टम के कंसेप्ट को बड़े अच्छी तरह से समझ सकता है कि एक स्टार क्या है, इसमें 8 प्लैनेट्स हैं, 5 ये हैं, 3 दूसरे हैं, 9वां जो है वो डिस्कवर हुआ है। तो इसमें मेन स्टार कौन सा है, इसका जो लोकेशन है वो मिल्की वे में है। लेकिन जो एक हाई स्कोरिंग जो कैंडिडेट है और एक जो एवरेज स्टूडेंट है, उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि जब वो इस तरह की टॉपिक में एक्सप्लेनेशन देता है तो उसकी टर्मिनोलॉजीज में कुछ ऐसी यानी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि उसको एग्जामिनर की नज़र में नुमाया कर देती हैं, प्रोमिनेंट कर देती हैं कि उसने इस तरह की रीजन्स को, उसने इस तरह के पार्ट्स को और उसने इस तरह के मल्टीपल कंपोनेंट्स को ज़ुबानी याद रखा है। तो आपने इस टॉपिक के अंदर भी इन टर्मिनोलॉजीज को याद कर लेना है कि ये एक्चुअली लोकेटेड किस जगह पे है। एक ओवरव्यू आपके सामने है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सोलर सिस्टम के अंदर सन जो है इसका एक मरकजी रोल है और उसके एक तरफ पे 4 जो है वो अब आपको नज़र आ रहे हैं सोलर सिस्टम के अंदर स्टार्स, जिसमें मरकरी है, अर्थ है, प्लैनेट्स जुपिटर है और यूरेनस है, जबकि दूसरी तरफ वेनस, मार्स, सैटर्न और ये आपको नज़र आ रहे हैं। और 4 का ये एक कम्बिनेशन है। मैं इस पिक्चर पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हम आगे इसी टॉपिक को फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं जी कि ये प्लैनेट्स क्या हैं सोलर सिस्टम में।
सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट हैं जिसका पहले भी जिक्र हुआ। 4 इसकी इनर साइड पे हैं जो कि मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स हैं। ठीक है, 4 इनर साइड पे हैं और ये 4 मेनली किस चीज़ से मिलके बने हैं, रॉक्स के साथ मिलके बने हुए। जबकि 4 इसके आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं जो कि आपके सामने जिनके नेम्स, और ये मेनली किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, आइस से, बर्फ से या गैसेस से मिलके बने हुए हैं। और नौवां जो प्लेनेट मैंने आपसे जिक्र किया था वो उसको नौवें प्लेनेट के तौर पे 2006 तक जो है कंसिडर किया गया, और इसको बाद में एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है वो क्लासिफाई किया डार्क प्लेनेट के तौर पे। अब डार्क प्लेनेट क्या है उसकी डेफिनेशन भी मैं आगे अभी इस स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। मजीद इस टॉपिक पे, आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्टार, द सन, 8 प्लैनेट्स, 146 मून्स। ये फिगर पिछली डेफिनेशन में नहीं था, आपने ये याद रखना है। अ बंच ऑफ कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड स्पेस रॉक्स, आइस एंड सेवरल डार्क प्लैनेट्स सच एज प्लूटो। अच्छा जी, सोलर सिस्टम के अंदर मरकजी जो है वो क्लोजेस्ट है सन के साथ, और नेपच्यून जो है वो सबसे दूर है। तो ये एमसीक्यूज के अंदर भी बात पूछी जा सकती है। Planets, asteroids and comets orbit our sun. जो planets हैं, asteroids and comets हैं, ये हमारे sun के क्या हैं, इर्द गिर्द ऑर्बिट की फॉर्म में हैं। They travel around our sun in a flattened circle called ellipse। तो जिस flattened shape के अंदर वो जब एक मूवमेंट कर रहे होते हैं, flattened shape आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की shape के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, इलिप्स कहलाती है। इट टेक्स द अर्थ 1 ईयर टू गो अराउंड द सन। जो हमारी ज़मीन है वो सूरज के गिर्द जब इस तरह का राउंड लगाती है तो उसको 1 साल लगते हैं। मरकरी गोज अराउंड द सन इन ओनली 88 डेज। इट टेक्स प्लूटो, द मोस्ट फेमस dwarf planet, 248 years to make one trip around the sun। तो ये बात आप देख सकते हैं कि किसको कितना टाइम लगता है सूरज के गिर्द एक राउंड लगाते हुए, एलिप्स करते हुए। मून्स ऑर्बिट्स प्लेनेट, अच्छा दो चीज़ें, एक तो ये है कि प्लेनेट्स जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं सन के अराउंड, और अब बात हो रही है कि जी मून्स ऑर्बिट्स क्या है, प्लेनेट के अराउंड। राइट नाउ जुपिटर हैज़ द मोस्ट नेम मून्स, जिसके यानी जुपिटर के 50 जो है मून है। मरकरी एंड वेनस डोंट हैव मून्स। मरकरी एंड वेनस के मून्स नहीं है, जबकि अर्थ का जो है एक ही मून है, और इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर नाइट स्काई, जो कि रात को हमें नुमाया नज़र आता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले बात हमने की है सोलर सिस्टम की, उसमें हमने बात की है कंपोजिशन की कि कैसे एक सन है और उसके अराउंड 8 जो है वो प्लैनेट्स हैं, और फिर हमने बात की है जी कि सन के अराउंड प्लैनेट्स जो है वो एलिप्स की फॉर्म में मूव करते हैं, जबकि प्लैनेट्स के अराउंड मून्स जो है वो ऑर्बिट करते हैं। और डार्क प्लैनेट की मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा, तो उसकी डेफिनेशन आपके सामने है। डार्क प्लैनेट्स आर स्मॉल round objects that orbit the sun. They are too big to be asteroids but too small to be the official planets। ठीक है जी, आई होप कि ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। So the sun, of course, is the brightest object in our daytime sky. It lights up the moon, planets, comets and asteroids। तो सोलर सिस्टम के अंदर सबसे जो नुमाया है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है और सबसे जो प्रोमिनेंट है वो क्या है, सूरज है, जो कि मून, प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स को भी लाइट अप करता है। अब हम सन की बात करें तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ सन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि व्हाट इज द सन। द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम इज सन। तो सोलर सिस्टम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ऑब्जेक्ट, वो सन है। इट इज़ हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना है। द सन इज अ 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड स्टार लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, एंड लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन प्लेनेट अर्थ विदाउट इट्स एनर्जी। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी आपको हो सकता है।
If the universe is concerned, the sun is just a normal star, but it is a far brighter and bigger star close to the earth. Hence, there is no doubt about the significance of the sun in the solar system, as it satisfies all our energy requirements and also it is the reason of our survival. तो यहाँ से भी आपको अंदाजा हो सकता है कि सन हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और रीजन ऑफ सर्वाइवल कैसे है। अब हम देखते हैं कि सन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है। द सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। ये एक लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम के अंदर जिसका जिक्र पहले भी हुआ। इसका डायमीटर है 1.39 मिलियन किलोमीटर and in approximate age of 4.5 billion years। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर सन के हवाले से आपको सवाल आता है तो भी ये टॉपिक, ये डिस्कशन और इस तरह के पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जबकि अगर आपसे सोलर सिस्टम पूछा जाता है तो आप सन के हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप उसको लिख सकते हैं और उससे अपने टॉपिक को या सोलर सिस्टम के टॉपिक को भी मज़ीद बिल्डअप कर सकते हैं और आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सन ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है सोलर सिस्टम के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जो कि मेन कंपोनेंट है सोलर सिस्टम का। 99.8% of total mass of our solar system is accounted for by the sun. The sun rotates in the counterclockwise direction. The counterclockwise direction में move करता है. It's a huge burning ball of gases that contain approximately 73.4% hydrogen and 25% helium. तो ये फिगर आपने MCQs के लिए भी याद रखना है. It has a rotation period of 25 days and 9 hours. तो आपको ये बात भी पता है कि जैसे हमारी अर्थ जो है वो रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है। तो ये अब जब हम प्रोसेस ऑफ नेचर में बात करेंगे तो रोटेशन और रेवोल्यूशन की बात अगले टॉपिक के अंदर होगी, वहाँ से ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा जी कि रोटेशन क्या है और रिवॉल्व कैसे करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे सिर्फ ये बात समझने की है कि सन जो है उसकी रोटेशन पीरियड क्या है 25 डेज एंड 9 आवर्स। The magnetic field of the sun enfolds the entire solar system since it is very strong. The hydrogen fuel of the sun can sustain for more than 5 billion years. After that the earth will vanish because it will endure extreme changes। तो ये बात हमने यूनिवर्स में भी बात की है जी कि अल्टीमेटली जो कंपोजिशंस होंगी, जो एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगी, उसके नतीजे में क्या एक्सट्रीम चेंजेस आएंगी और अल्टीमेट फेट क्या होगा यूनिवर्स का। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप उस कंसेप्ट को इस पॉइंट के अंदर भी लिंक करके समझ सकते हैं कि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। जी फ्रेंड्स, अब हम सन के मज़ीद पार्ट्स की बात करने जा रहे हैं कि सन है क्या, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो ये थ्योरी आप फिर से पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं आगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे आता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने एक ये पिक्चर देखते हुए इसको याद भी करना है, इसको ड्रा भी करना है एग्ज़ाम के अंदर। और इसको ड्रा करने के बाद इसके जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कोर क्या है, रेडिएटिव जोन क्या है और कन्वेक्शन जोन क्या है, इसको आपने सही से जो है वो समझना भी है और इस तरह की पिक्चर बना के एग्ज़ाम के अंदर आपने शो भी करना है। तो अब हम देखते हैं जी इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द सन क्या है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन इज फॉर्म्ड बाय इट्स आउटर लेयर्स। देयर आर प्राइमरीली 3 layers that make up with the atmosphere which is named as core। कोर इसकी एक लेयर है, द रेडिएटिव जोन है और फिर इसका कन्वेक्टिव जोन है। और देर आर दीज आर द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सन। ये यानी सन के इंटरनल पार्ट्स हैं कि जिसकी सबसे इंटरनल रो क्या है, कोर है, जिसकी उसके बाद वाली रो क्या है, रेडिएटिव जोन है, और उसके बाद थर्ड रो जो है वो कन्वेक्शन जोन है। और अब हर जो इसकी लेयर है उस पर बात करते हैं कि कोर क्या है। So students, core, the centermost region of the sun is known as core। जो सन का सबसे मेन पार्ट है वो क्या है, कोर है। This is the region where hydrogen turns into helium through the nuclear fusion reaction। तो इस रीजन के अंदर ही हाइड्रोजन जो है हीलियम में टर्न होती है, कैसे, न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन से। With temperatures believed to be reaching more than 15 million degrees Celsius, the core is considered to be the hottest region of the sun।
तो यहाँ पे यानी जो टेम्परेचर है वो कितना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हॉटेस्ट रीजन है किसका, सन का। When we move around toward the outer layer, the density and temperature decreases, and at the center of the core, it is about 150। यानी आप इस बात से ये अंदाज़ा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की है कि सबसे मेन पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रीजन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो एक ये नहीं ऑब्वियस बात समझने की है कि जब हम मिसाल के तौर पे इसके करीब तरीन जाएंगे, इस मेन पॉइंट की तरफ जब असेसमेंट होगी वो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, जब इससे अवे जाते जाएंगे तो वो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये वेरी किसके साथ कर रहा है, डिस्टेंस के साथ, कि आपका एक सेंट्रल पॉइंट उस कोर के साथ डिस्टेंस क्या है। दूसरा इसका जोन है वो है रेडिएटिव जोन, बिटवीन द कोर एंड द कन्वेक्शन जोन। अच्छा, ये बात अब यहाँ पे आप देख के भी समझ सकते हैं कि ये इन बिटवीन है किसके, कोर के और कन्वेक्शन जोन के। तो यही बात अब यहाँ पे हो रही है कि देयर लाइज द रेडिएटिव जोन बाय मींस ऑफ रेडिएटिव डिफ्यूजन एंड द थर्मल कंडक्शन, द एनर्जी इन दिस लेयर ट्रांसपोर्ट्स आउटसाइड विच ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय फोटॉन्स। तो यहाँ से जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है, बाइक की तरफ मूव कर रही होती है, और ये निस्बतन यानी आउटर लेयर कन्वेक्शन जोन और कोर के दरमियान का हिस्सा है। और थर्ड पार्ट जो है कन्वेक्शन जोन, उसकी बात भी आपके सामने है कि जी द आउट मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स इंटीरियर इज नोन एज द कन्वेक्शन जोन। दिस जोन यूजेस कन्वेक्शन मोड टू ट्रांसफर एनर्जी। ये जो है कन्वेक्शन जोन में जाके क्या करता है जी, एनर्जी ट्रांसफर करता है। टेम्परेचर एट इट्स बेस इज अबाउट 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इन द जोन इज लो इनफ फॉर द heavier ions like carbon, oxygen, nitrogen, iron and calcium to hold on to some of their electrons। तो यहाँ पे अगेन वही बात आ रही है कि जी जितना बाहर की तरफ आते जाएंगे तो जो टेम्परेचर और डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती जाएगी। स्टूडेंट्स, ये 6 लेयर्स हैं जिसके बारे में मैंने डिटेल आपको लेक्चर पीडीएफ भी भेज दी है। इसकी फर्दर स्टडी आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। ये कोई आसान सी लेयर्स हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा एलेबरेट किया जाए। तो ये 5 लेयर्स जो है वो सन की फर्दर हैं, वो आपने इसको स्टडी कर लेना है। इसको जो लेक्चर मैंने आपको भेजना है या भेजा है वो आप पढ़ेंगे तो उसमें इसकी डिटेल डेफिनेशंस और आप कह सकते हैं कि जो इसके पार्ट्स हैं या इसका जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं स्टार फॉर्मेशन की, कि स्टार फॉर्मेशन कैसे होती है। A star is a massive collection of gas and dust that emits light produced in its core as a result of nuclear fusion। स्टार क्या है जी, मैसिव कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट। एक मैसिव कलेक्शन है किसकी, गैस की और डस्ट की, जो कि क्या करती है, emits lights produced by in its core as a result of nuclear fusion। न्यूक्लियर फ्यूजन के नतीजे में क्या होता है, लाइट्स एमिट्स होती हैं, और उसकी कोर जो है वो ये फंक्शनैलिटी करती है। द मैसिव बॉल ऑफ डस्ट एंड गैस इज हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो मैसिव बॉल ऑफ डस्ट, जो डस्ट की एक बॉल है वो और गैस आपस में मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ। एंड the thermal energy produced by the fusion reactions in the star's core uh, counteracts the force of gravity। The balance of these two forces prevents the star from collapsing onto itself। तो एक एक्शन ऑफ ग्रेविटी के साथ ये चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक स्टार की फॉर्मेशन होती है, जिसको मजीद यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अ स्टार इज फॉर्म फ्रॉम इंटरस्टेलर cloud of dust and hydrogen gas। This cloud is known as nebula। तो स्टार कैसे फॉर्म होता है, डस्ट और हाइड्रोजन गैस की एक कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि क्या कहलाता है, नेबुला कहलाता है। द नेबुला is pulled closer and closer together under its own
फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो डस्ट और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, ये एक्शन ऑफ ग्रेविटी के तहत एक दूसरे के साथ क्लोज आता है और एक बॉन्डिंग बनती जाती है, जो कि ऊपर के पॉइंट्स पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। As the dust and the gas particles becomes more and more dense, they collide more frequently. तो जितने करीब आते आते जाते हैं, उनका जो collision है वो ज़्यादा frequent होता जाता है। More collision cause friction, which makes the core temperature soar. जब वो आपस में टकराते हैं, जो क्या होता है, टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है उस collision की वजह से। At this stage the contracting cloud begins activity, और वो जो उस collision की वजह से टेम्परेचर राइज होता है, तो क्या होता है, एक एक्टिविटी इमर्ज होती है और एक फ्रिक्शन फ्यूजन के तौर पे ग्लो होता है, जो कि क्या होता है, जो मरला प्रोस्टार इमर्ज होता है। अब if there is enough matter in the prostar, gravity continues contracting the gas and dust, and the temperature climbs to 15 million Kelvin. तो वो ये कहते हैं कि जी स्टार फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है उसमें, कि अगर वहाँ पे मैस ज़्यादा होगा तो प्रोस्टार के अंदर ग्रेविटी जो है वो क्या करेगी, कंट्रैक्शन जो है, जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, जो अट्रैक्शन है किसकी, गैस और डस्ट की, उसको इंक्रीज करती जाएगी, उनका कोलिजन होता जाएगा, और जब वो रिपीटेडली कोलिजन होगा, कंट्रैक्शन होगी, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर राइज होगा, जो कि 15 मिलियन केल्विन को टच कर लेगा। जब वो इस लेवल के एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर पे पहुंचेगा, तो क्या काज करेगा, हाइड्रोजन एटम्स टू मूव सो फास्ट, हाइड्रोजन आइटम्स को क्या करेगा कि फास्टली मूव कराना शुरू कर लेगा। तो वो एक दूसरे में क्रैश करेंगे, और जब वो क्रैश करेंगे तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर में ऐसा होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन और मार्क्स द बर्थ ऑफ अ स्टार। तो ये जब एक क्रश करते हैं एक दूसरे के अंदर, तो क्या होता है, स्टिक करने के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन का ये प्रोसेस कहलाता है, और फिर एक स्टार जो है वो इमर्ज होता है। द एनर्जी दैट इज इमिटेड इन द फ्यूजन रिएक्शन मूव्स टू द आउटर लेयर ऑफ द जायंट बॉल एंड इज रिलीज्ड इनटू स्पेस एज लाइट एनर्जी। तो फिर वो लाइट एनर्जी के तौर पे जो है फोटॉन्स की फॉर्म में रिलीज होती है, और वो एक जो स्टार है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। अब तक हमने दो टॉपिक पे बात की। पहला था, यानी तीन टॉपिक्स पे हमने बात की। पहली सोलर सिस्टम, दूसरा सन, और तीसरा हमने स्टार फॉर्मेशन के ऊपर। तो अब छोटे छोटे दो टॉपिक्स इन पे बात कर लेते हैं कि लाइट ईयर का कंसेप्ट क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई इलेबरेट करने वाली बात नहीं है, फिर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि a light year is a measurement of distance in a time। आमतौर पे ये कहा जाता है कि लाइट ईयर, जब ईयर की बात आ रही है तो हम ये समझते हैं कि शायद ये टाइम की बात है, लेकिन टाइम की बात नहीं है, ये एक मेजरमेंट है किस चीज़ की, डिस्टेंस की। a light year is the distance a beam of light travels in a single अर्थ ईयर। जो लाइट है, बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करती है किसमें, एक अर्थ ईयर के अंदर, विच इक्वेट्स टू अप्रोक्सीमेटली 6 ट्रिलियन माइल्स, 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है जी। अ लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ये एक स्टैंडर्ड है, एक मेजर है किसका, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का। लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ वैक्यूम एट प्रिसाइजली 98357100056 फीट। ठीक है जी। और मीटर्स में इसकी कैलकुलेशन भी पर सेकंड में दी गई है। मेकिंग अ लाइट ईयर अप्रोक्सीमेटली 6 ट्रिलियन माइल्स, किलोमीटर। तो लाइट ईयर की ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, कि आप इसे समझ सकते हैं। एक बेसिक सी इसमें अंडरस्टैंडिंग है कि देख समझ ही आती है कि लाइट ईयर की बात हो रही है, तो शायद ये टाइम की बात हो रही है। एक्चुअली ये मेजरमेंट ऑफ क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, इस बात को समझ लें, और आपने ये जो जो फिगर है, ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है, ताकि एग्जाम के अंदर या एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछा जाए कि लाइट ईयर किसके इक्वल है, तो आप ये डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की, कि ये कंसेप्ट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। डिस्टेंस इन आवर सोलर सिस्टम इज आर वास्ट। जो डिस्टेंसेस हैं सोलर सिस्टम के अंदर वो बहुत ज़्यादा हैं। So astronomers often don't speak of the distances to the planets, asteroids, comets और spacecrafts in terms of miles or kilometer। तो ये नहीं दुनिया की, तो या हमारे डिस्टेंसेस की या हमारी लोकेशंस की बात नहीं हो रही, ये यूनिवर्स की बात हो रही है, ये सोलर सिस्टम की बात हो रही है।
तो वहाँ पे जो प्लैनेट्स का, जो स्टार्स का, जो एस्ट्रॉइड्स का आपस में डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर या माइल्स की फॉर्म में नहीं डिस्कस किया जाता, जबकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की फॉर्म में डिस्कस किया जाता है और यूज़ किया जाता है। Or the average distance of Earth from the Sun is about 93 million miles, 150 million kilometer or about 8 light minutes. तो यानी जो ज़मीन का सूरज से फासला है वो आपको इस पॉइंट में बताया है कि कितना है। The precise distance of an astronomical unit is 9 to 955,807 miles. अब एक astronomical unit क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इस फिगर के बराबर है 149597871 किलोमीटर। तो आपने ये फिगर अच्छे से याद कर लेना है कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल है, माइल्स की फॉर्म में भी और किलोमीटर की फॉर्म में भी। Earth orbits around the Sun is not perfect circle, so Earth's distance from the Sun changes throughout the year. When Earth is at perihelion, its nearest point to the Sun for the year, in January, it's about 0.983 AU from the Sun. When our planet swings out to aphelion, its farthest point in July, we are about 1.017 AU from the sun. तो जो सूरज से डिस्टेंस है वो क्या है, AU की फॉर्म में डिस्कस किया जाता है। तो जब हमारी ज़मीन सूरज से नियरेस्ट पॉइंट पे होती है तो उस वक्त ज़मीन का सूरज से फासला होता है 0.983, और जब से सबसे दूर वाले फासले पे होती है तो ये फासला कितना होता है 1.017 AU। सो दैट्स इट फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात की है सोलर सिस्टम की और उसकी कंपोजिशन की, उसके पार्ट्स की। फिर हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की है सन के बारे में, और फिर काफ़ी तसल्ली से बात कर ली हमने स्टार फॉर्मेशन की, और फिर हमने एंड पे सरसरी बात की लाइट ईयर की और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। तो आई बिलीव कि आज का ये लेक्चर आपके लिए आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होगा, और मज़ीद इस टॉपिक के बारे में और इस सेक्शन के बारे में जो चीज़ें अगर स्लाइड्स में एक्सप्लेन नहीं की गई तो वो आपके नोट्स के अंदर एक्सप्लेन की गई हैं। तो जब आप लेक्चर देखेंगे और फिर नोट्स पढ़ेंगे, या पहले आप नोट्स पढ़ेंगे और उसके बाद लेक्चर देखेंगे, तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने इन इन्फॉर्मेशन को, चूँकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सेक्शन है, तो अच्छे से याद कर लेना है, टर्मिनोलॉजीज़ को याद कर लेना है, ड्राइंग को याद कर लेना है, और इन चीज़ों को अच्छे से पेपर पर ड्रा कर लेना है, तो आप इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। सो अगले लेक्चर में हम फर्दर प्रोसेस ऑफ नेचर की बात करेंगे। अगर इन टॉपिक्स के हवाले से अगर आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, किसी तरह की कोई क्यूरी हो, तो आप जो है, जो एकेडमी का नंबर है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, और आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ मिसिंग है, तो इंशाल्लाह आप तक वो पहुंचा दी जाएगी और आपके साथ वो डिस्कस कर ली जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और इस टॉपिक के मतलब अगर जो कोई आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, और फर्दर अगर फिजिकल साइंसेज की जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनको देखना चाह रहे हैं तो इससे अगले लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।